Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So we are continuing the third part of the chapter carbon and its compounds from class 10th. And in this video we will be talking about the chemical properties, some important carbon compounds and its applications in our daily life. So let's begin the video, and if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe and smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. Let's begin. तो जो सबसे पहला हमें डिस्कस करना है कार्बन कंपाउंड में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो सबसे पहला रिएक्शन है वो हमें पढ़ना है वो है कंबर्शन। कंबर्शन बेसिकली मींस हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जब होता है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। अगर हम एल्केन का फर्स्ट मेंबर आप देखोगे मिथेन, CH4 को हम मिथेन बोलते हैं। When it is heated in the presence of oxygen, it forms CO2 plus water plus heat and light. तो बेसिकली कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबशन के प्रोसेस के थ्रू कैरी ऑन करोगे, मतलब कि हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो CO2 फॉर्म करता है, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ ऑफ कंबशन। तो कंबशन को हम डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है विच आई रीड एंड एक्सप्लेन वन बाय वन। गैस स्टोव यूज्ड एट होम has inlets of air so that a oxygen rich compound can be burnt to give a clean blue flame. तो जो गैस स्टव हम बेसिकली विच इज़ यूज इन द किचन जो हमारे घरों में होता है, इट हैज़ इनलेट्स ऑफ एयर जिसकी क्या होता है, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, वो ईजिली बर्न करके एक क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेट्स ब्लैकेंड विच मीन्स एयर होल्स आर ब्लैक। तो बेसिकली कभी कभी आप देखोगे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, अगर हम उसे हीट करते हैं तो उसका जो सरफेस है, बॉटम है, इट गेट्स ब्लैकेंड। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन रिच कंपाउंड ईजिली बर्न नहीं हो पाता, एयर होल्स ब्लॉक्ड रहते हैं, दैट्स वाई वो ब्लैकेंड सरफेस जो है उसका वो ब्लैक हो जाता है। Coal and petroleum contain some amount of nitrogen and sulfur, which on burning forms ऑक्साइड्स विच आर pollutants. तो बेसिकली कोल और पेट्रोलियम जो कि फॉसिल फ्यूल है, वो कुछ मात्रा में उनमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसे अगर हम बर्न करते हैं तो वो pollutants प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। ओके, अब नाउ हम देख लेते हैं कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड जैसे कि एल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्कीन या एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इट गिव्स क्लीन फ्लेम ऑन बर्निंग। तो बेसिकली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है अगर आप उसे हीट करोगे तो वो क्लीन फ्लेम देता है, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर गिव्स सूटी फ्लेम, मतलब कि अगर उसे इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप उसे बर्न करोगे तो वो सूटी फ्लेम देगा, मतलब कि येलो कलर की फ्लेम देगी विच एक्ट एज पल्यूटेंट। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो येलो फ्लेम, इट फॉर्म्स येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसे जब भी हीट करोगे तो इट फॉर्म्स येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। और हमेशा उसमें से जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करोगे तो पहली बात तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसमें ऑक्सीडेशन की बेसिकली बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। इट डिफर्स ऑन व्हाट टर्म यू आर डीलिंग अबाउट इट। तो ऑक्सीडेशन का जो बेसिक सा टर्म है अगर आप रिलेट करो तो वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है CH3CH2OH, इसे हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने दो रिएजेंट लिखे हुए हैं, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट प्लस एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि वो ऑक्सीजन ऐड करता है। तो ये जो दो रिएजेंट मैंने लिखे हुए हैं, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिक K2Cr2O7, तो ये जो एल्कोहल में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऐड करेगा एंड देन इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एसिड विच इज़ एसिटिक एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो ये जो दो रिएजेंट्स मैंने लिखे हैं इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब कि ऑब्वियसली अगर सिंपल टर्म में हम रिलेट करेंगे तो हाउ कैन यू टेल द डेफिनेशन। एडिशन रिएक्शन मतलब कि कुछ चीज़ का एडिशन होना। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप
हाइड्रोजन ऐड करोगे विथ द यूज़ ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो है निकल, और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हो आप, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में फॉर्म हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड वैनिश हो गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया। Okay, so I've written few points here. Animal fats contain saturated fatty acids which are harmful for health. तो जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें कुछ मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। तो बेसिकली ऐसे ऑयल्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होना चाहिए विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कुकिंग। जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, इंग्लिश में मीनिंग सब्सटीट्यूशन का होता है रिप्लेसमेंट। सो वन एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। तो यानी कि एक जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो रिप्लेस कर देता है दूसरे को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। तो बेसिकली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड मतलब कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ तो एल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। मैक्सिमम रिएजेंट्स के प्रेजेंस में वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड। मैंने क्या बोला कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत ही इनर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम रिएजेंट्स, लेकिन अगर हम उसमें सनलाइट यूज़ करके कुछ रिएजेंट ऐड करें तो रिएक्शन होती है इन द केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये मिथेन में मैंने क्लोरीन ऐड किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये CH3Cl प्लस HCl बनेगा, CH4 प्लस Cl2। तो यहाँ पे HCl निकल गया प्लस CH3Cl। Okay, that was all about the chemical properties of carbon compounds, and then we are going to discuss here about important carbon compounds and its applications in our daily life. तो सबसे पहला जो important carbon compound है वो है इथेनॉल। तो इथेनॉल का हम देख लेते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन विल मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस। तो इथेनॉल इज़ बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH, ये है इथेनॉल। इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसका कॉमन नेम है इथेनॉल। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ये जो बेसिकली इथेनॉल है, इट इज़ द एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। Also, not only in alcoholic drinks, it has some medicinal uses also. It is used in cough syrups, medicines, tincture iodine. तो बेसिकली ये बहुत सारे कप सिरप्स में यूज़ होता है। इट हैज़ ऑल्सो सर्टन मेडिकल यूजेज। नॉट ओनली इट्स द मेन इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, पर इसके और भी यूजेज हैं। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहला रिएक्शन इथेनॉल का वो है रिएक्शन विद सोडियम। तो ये सोडियम का रिएक्शन इथेनॉल से, तो ये फॉर्म करता है CH3CH2O- Na प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होता है। सेकेंड है रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि इथेनॉल का रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो इथेनॉल है इसमें मैंने रिएजेंट लिखा हुआ है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या है, इट रिमूव्स वाटर, इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर निकाल लेता है। अगर मैं इसे लिखूँ ऐसे CH3 CH2 OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल चला गया यहाँ। तो इसे बैलेंस करने के लिए बेसिक यहाँ पे एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पे जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट इट रिमूव्स वाटर, उसका काम है कि वाटर निकाल लेता है। तो यहाँ पे एल्कीन बना, बेसिकली ये इथीन है प्लस वाटर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है CH3COOH।
तो ये इथेनोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। तो एसिटिक एसिड का 5 से 8% सोल्यूशन और प्लस वाटर, उसके हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसे हम विनेगर कहते हैं। और विनेगर इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो बेसिकली पिकल्स जब हम बनाते हैं इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम विनेगर उसमें ऐड करते हैं। तो व्हाट इज़ विनेगर? विनेगर इज़ 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। इट फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट विच गिव्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बेसिकली इसकी एक और प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज बेसिकली द कॉमन नेम दैट इट फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। ठंडी के समय इट फ्रीजेज एंड दैट्स वाई इट इज़ गिवन द नेम एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो उनका नेचर कैसा होता है? दे आर वीकर एसिड्स। अब हम इसका रिएक्शन देख लेंगे। पहला जो रिएक्शन है इसे हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एस्टर का बनना। अब देखते हैं एस्टर कैसे बनता है। एसिड प्लस एल्कोहल, हमेशा याद रखना एसिड प्लस एल्कोहल का जब रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स एस्टर और इट इज़ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसका जो ऑर्डर कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो मैंने रिएक्शन से समझाया हुआ है यहाँ पे। CH3COOH एसिड है ये, प्लस CH3CH2OH। तो यहाँ पर से भी आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। H मैंने एसिड से निकाला है और OH मैंने एल्कोहल से। तो ये क्या बनेगा? CH3COO CH2CH3। तो इसे हम कहते हैं एस्टर। तो बेसिकली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एल्कोहल। इसमें से भी आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। हाइड्रोजन मैंने निकाला है एसिड से, इसमें से OH, तो H2O निकल गया, बाकी जो बचा उसे आप जोड़ दो। तो यहाँ फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसे ही हम एस्टर बोलते हैं। एस्टर्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव बैक एल्कोहल एंड एसिड। तो बेसिकली जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने बताया कि एसिड और एल्कोहल का जब हम रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। तो जो एस्टर एसिड या बेस के प्रेजेंस में वापस एल्कोहल और एसिड दे सकता है, जिसे हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो इसका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ से क्या रिलेशन है या क्या एप्लीकेशन है? दैट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, तो ये मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एस्टर है CH3COO C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये वापस से एल्कोहल और एसिड दे दिया है, विच इज़ कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस वही लिखा हुआ है मैंने कि एसिड का रिएक्शन NaOH से, तो इट फॉर्म्स CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, क्या बनता है इसमें? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो एग्जाम्पल मतलब इक्वेशन से समझ लेते हैं। ये एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से, तो सॉल्ट बना है यहाँ पे 2 CH3COONA प्लस मैंने क्या बोला था? वाटर बनेगा और CO2, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर और CO2। एक और मैंने जो रिएक्शन लिखा है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी सॉल्ट बनेगा, ये CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और इसका एप्लीकेशन या मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर सोप्स। सोप्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर बेसिकली sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. Soaps are molecules in which two ends have different properties. One is hydrophilic and other hydrophobic. तो basically soaps ऐसे molecules होते हैं जिनके दो ends होते हैं। एक होता है hydrophilic, मतलब कि water loving, और एक है hydrophobic, यानी कि water hating। अब मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स हम देख लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म से मैं एक्सप्लेन करूँगी। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर एंड डजंट डिजॉल्व इन वाटर। तो बेसिकली हमारे कपड़े में जब भी कोई डर्ट लग जाता है, कुछ
गंदगी लग जाती है तो उसका नेचर कैसे होता है, वो ऑयली नेचर के होते हैं, तो वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व नहीं होते हैं। वैन सोप इज़ एट सरफेस ऑफ वाटर, और जो सोप है वो जब वाटर के सरफेस में होता है तो इस तरीके से वो चेन बनाता है। ये तो हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब कि वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक एंड वो है वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक एंड विल नॉट बी soluble इन वाटर एंड सोप विल अलाइन अलॉन्ग सरफेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोफोबिक एंड बेसिकली जो है वो वाटर हेटिंग है, तो वो वाटर से दूर रहेगा, तो वही मैंने लिखा है हाइड्रोफोबिक एंड विल नॉट बी soluble इन वाटर एंड सोप विल अलाइन अलॉन्ग सरफेस ऑफ वाटर। Inside water, cluster of molecules are formed so that hydrophobic ends are interior of surface and ionic ends are on surface called micelles। तो basically मैंने क्या बताया, मैं फिर से एक बार ये डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला कि ये जो एंड है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, तो ये क्या बोलते हैं टुवर्ड्स वाटर होगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सरफेस होगा, और उसकी वजह से एक अरेंजमेंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज मिसल्स। सोप इन फॉर्म ऑफ मिसल्स आर एबल टू क्लीन, और बेसिकली जो अरेंजमेंट बनता है क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे हम मिसल्स कहते हैं, इसी वजह से जो सोप है दैट इज़ ईजिली एबल टू क्लीन द डर्ट इन आर क्लोथ्स। और जो ऑयल डर्ट इज़ कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल। तो बेसिकली मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मिसल्स को। तो मिसल्स का मैंने ये जो चेन होता है ये Na+ है जो हाइड्रोफिलिक एंड है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है इट इज़ अवे फ्रॉम वाटर, और उस वजह से वो एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देता है जिसे हम मिसल्स कहते हैं, और मिसल्स की वजह से ही जो डर्ट है वो क्लीन हो जाता है, और जो ऑयल डर्ट है इट इज़ कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। मिसल्स स्टे इन सोल्यूशन एज कोलोइड एंड डोंट प्रेसिपिटेट। जो मिसल्स हैं वो सोल्यूशन में ही रहते हैं और वो प्रेसिपिटेट नहीं करते ड्यू टू आयन रिपल्शन, क्योंकि उनके बीच में आयन रिपल्शन होता है। डर्ट सस्पेंडेड इन मिसल्स कैन बी वॉश्ड अवे, और जो डर्ट मिसल्स में रहते हैं कैन बी ईजिली वॉश्ड अवे। डिटर्जेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स इज कॉल्ड स्कम। तो जो अगर सोप का रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ होता है तो क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बनता है, उसे हम स्कम कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम यूजिंग डिटर्जेंट्स। तो बेसिकली जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, विद अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दे आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चार्ज्ड एंड्स डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। तो बेसिकली जिन एंड्स में चार्ज होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते, और ये जो डिटर्जेंट्स है ये बहुत ही ईजिली काम करते हैं हार्ड वाटर में। और जो डिटर्जेंट्स का एक और एप्लीकेशन लिखा हुआ है मैंने, दैट डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू मेक शैम्पूज। So this was all about the chemical reactions which I have discussed and some important carbon compounds, कुछ reactions मैंने बताए, कुछ terms. So that is all about it. We have completed the chapter carbon and its compounds. In the next video, first of all, I will be making you solve more questions on nomenclature, and then I'll solve after that video I will be making a separate video in which I will be solving the combined questions of the chapter. And I hope you have understood the concept which I have tried to explain, and thank you for watching.